प्लीज़ डू लाइक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वियतनाम से। भारत से करारा जवाब मिलने के चीन इन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख अपना रहा है। पिछले कुछ समय से चीन और फिलीपींस के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन अब दक्षिणी चीन सागर में एक और देश बीजिंग के आक्रामक अभियान के निशाने पर है। चीन के पड़ोसी वियतनाम ने अब चीन के सर्वेक्षण जहाज़ों को की पानी में बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। हनोई ने बीजिंग की इन गतिविधियों को अवैध बताया है। वियतनामी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फाम थू हांग ने 6 जून को बताया कि वियतनाम ने चीन से अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय सेल्फ पर अवैध सर्वेक्षण गतिविधियों को रोकने की मांग की है। चीनी जहाज़ों की हाल के दिनों में वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ी है, जो हनोई के खिलाफ खतरे को बढ़ा रही है। 2023 में एक चीनी सर्वेक्षण जहाज ने वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 महीने तक घुसपैठ की, जो देश के तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। वियतनामी जल क्षेत्र में चीनी जहाज़ों के सर्वे करने को लेकर एक सवाल के जवाब में होंग ने कहा कि वियतनाम इन गतिविधियों को लेकर अत्यधिक चिंतित है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसने चीनी अधिकारियों से संपर्क किया है। वियतनामी प्रवक्ता ने कहा कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, खासतौर से 1982 से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन और पूर्वी सागर में पक्षों के आचरण पर घोषणा पत्र का पालन करना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर को वियतनाम में पूर्वी सागर कहा जाता है। चीनी अनुसंधान, तटरक्षक और नागरिक जहाज़ों ने वियतनामी तेल और गैस संचालन को परेशान करते हुए इन जल क्षेत्रों में निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है। चीनी सर्वेक्षण जहाज़ों का लगातार बढ़ती मौजूदगी चीन की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह पूरी दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा ठुकराना चाहता है। ये इलाका तेल भंडार और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। अनुमान के मुताबिक यहाँ 11 अरब बैरल अप्रयुक्त तेल और 119 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस होने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं इसराइल की। इसराइल ने गाज़ा के नुसरत में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में हमास के कब्जे से 4 बंधकों को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। इजरायली रक्षा बल IDF ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि IDF, सिन बेत और इसराइल पुलिस के एक जटिल ऑपरेशन में शनिवार सुबह 4 इजरायली बंधकों को बचाया गया। इन चारों के नाम नोआ अर्गामानी 25, अलमोग मीर 21, एंड्री कोजलोव 27 और सलोम जीव 40 हैं। इन सभी को 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के दौरान सुपरनोवा फेस्टिवल से अगवा करके गाज़ा पट्टी ले जाया गया था। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बंदूकों को सिन बेत और यमम ब्रिगेड ने नुसरत में चलाए गए ऑपरेशन में 2 अलग अलग स्थानों से बचाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बंदूकों की हालत ठीक है और आगे की चिकित्सा जांच के लिए सेवा मेडिकल सेंटर में भेजा गया है। IDF ने कहा है कि बंदूकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली अभियान में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है। इसराइल को यह सफलता ऐसे समय मिली है जब अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन सोमवार से बुधवार तक मिस्र, इसराइल, जॉर्डन और कतर के दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि मंत्री सहयोगी देशों के साथ एक ऐसे युद्धविराम समझौते पर पहुंचने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे जिसमें सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सके। यह यात्रा इसराइल और फ़लस्तीन चरमपंथी समूह हमास के बीच गाज़ा में महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गई नई चरणों वाली योजना का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ब्लिंकन इस बात पर जोर देंगे हमास उसके समक्ष रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, जो पिछले महीने हमास द्वारा समर्थित प्रस्ताव के लगभग समान है। इसमें कहा गया कि मंत्री युद्ध विराम प्रस्ताव से इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को होने वाले लाभों पर चर्चा करेंगे। वह इस बात पर जोर देंगे कि इससे गाज़ा में आम लोगों की पीड़ा कम होगी, मानवीय सहायता में वृद्धि होगी और फ़लस्तीनी अपने मूल स्थानों पर लौट सकेंगे। इसराइल और हमास में किसी ने अब तक नवीनतम प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। इसमें 6 सप्ताह तक पूर्ण युद्ध विराम और दूसरे चरण में स्थायी युद्ध विराम की बात कह गई है। कतर, अमेरिका और मिस्र कई महीनों से इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि युद्ध विराम संभव हो सके, तो इसराइल में फ़लस्तीनी कैदियों के बदले उग्रवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जा सके। पश्चिम एशिया की यात्रा के बाद ब्लिंकन 13 से 14 जून को इटली में होने वाले G7 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होंगे, जहां वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होंगे। ये हम बात करते हैं फवाद चौधरी की, जो पाकिस्तान के पूर्व नेता हैं। भारत में हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। चौधरी ने पाकिस्तान में बैठकर भारत के चुनाव को लेकर कई बयान दिए थे, जिसमें PM मोदी के फिर से जीतने को भारत के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन PM मोदी की जीत हासिल करते हुए उनके सुर बदल गए हैं और चौधरी भारत को पाकिस्तान से व्यापार करने की सलाह देने लगे हैं। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी को भारत की आर्थिक शक्ति बनने की चिंता भी सताने लगी है। उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए क्षेत्रीय संपर्क शुरू करने की वकालत की है। पाकिस्तान के पत्रकार ने फवाद चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारत से संबंधों को सुधारने की बात कर रहे हैं। चौधरी ने यूरोपीय यूनियन का हवाला देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान को क्षेत्रीय शक्ति बनना है तो उसे पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी।
फवाद चौधरी ने कहा कि अगर यहाँ अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो क्षेत्रीय शक्तियाँ भारत, पाकिस्तान, चीन को एक साथ आना होगा। चौधरी ने आर्थिक सुधार के लिए क्षेत्रीय संपर्क शुरू करने पर जोर दिया, कहा कि व्यापार को फिर शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच वीज़ा मुक्त यात्रा का भी आह्वान किया है। चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में दोनों देश तरफ के पंजाबियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि भारत के पंजाब ने मोदी और बीजेपी को बिल्कुल खारिज किया है। इस दौरान चौधरी ने भारत के पंजाब की तुलना पाकिस्तान से करने की कोशिश भी कर डाली। चौधरी ने चुनाव के दौरान कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी के आने से पाकिस्तान से संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। ये हम बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन पर कोपेनहेगन में एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। फिलहाल मैट सदमे में है। इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं हमले की प्रधानमंत्री मोदी सहित यूरोपीय संघ के प्रमुखों ने निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने पीछे से आकर फ्रेडरिक्सन को जोर से धक्का मारा, इससे वो लड़खड़ा गई। हालांकि कोपेनहेगन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह हमला यूरोपियन यूनियन चुनाव से ठीक पहले हुआ है। यूके के चुनाव 9 जून को होने हैं। डेनमार्क पीएम फ्रेडरिक्सन सोशल डेमोक्रेट यूरोपीय संघ के प्रमुख उम्मीदवार क्रिस्टेल साल्डोमर्स के साथ प्रचार कर रही थी। घटना के वक्त वे प्रचार से ही लौट रही थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन पर हमले की खबर से मैं बेहद चिंतित हूँ। हम हमले की निंदा करते हैं और अपने दोस्त के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से लिखा गया कि फ्रेडरिक्सन इस हमले से सदमे में है। घटना के चश्मदीदों मैरी एड्रियन और एना रेवन ने बताया कि एक आदमी दूसरी तरफ से आया और पीएम मेट के कंधे पर जोर से धक्का मारा। धक्का बहुत जोर से लगा था लेकिन वो गिरने से बच गई। इसके बाद एक कैफ़े में बैठ गई। चश्मदीदों ने उस आदमी को लंबा और पतला बताया। साथ ही आगे शख्स ने सब कुछ बहुत जल्दी करने की कोशिश की थी लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया। हाल के दिनों में यूरोपीय राजनेताओं पर हिंसक हमले बढ़े हैं। 4 जून को मैनहेम में एक संदिग्ध व्यक्ति ने बॉक्स कटर से वार करते हुए फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के एक राजनेता की हत्या कर दी थी। जर्मनी के सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट के यूरोपीय पार्लियामेंट कैंडिडेट मैथियास एके पर हमले हुआ था, जिसमें उनको भी ड्रेसडेन में हुए हमले में गाल और आंख की हड्डी टूट गई थी। बता दें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की पिछले महीने हत्या करने की कोशिश की गई थी। पीएम फिको पर 15 मई को मध्य स्लोवाकिया के हंडलोवा शहर में एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया था। हालांकि वो खतरे से बाहर है। हमलावर ने उन पर 5 गोलियां दागी, जिसमें से एक गोली उनके पेट में लगी थी। पीएम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली थी। ये हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक हॉल के बाहर भाषण दे रहे थे। ये हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की जीत पर। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की जीत पर चीन का रिएक्शन सामने आया है। जीत की घोषणा और दोबारा मोदी सरकार बनने के दावों के बीच दोनों देशों के संबंधों को लेकर चीन के सुर बदले नजर आ रहे हैं। चीन ने आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के विजयी होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को संपूर्ण हितों को ध्यान में रखकर भारत के साथ काम करने को तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए परिणाम की घोषणा कर चुका है। भाजपा ने लोकसभा की 543 में से 240 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 99 सीट पर विजयी रही है। भाजपा नित राजग लोकसभा में 272 से अधिक सीट जीतकर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर चुका है। हालांकि 2014 के बाद भाजपा पहली बार अपने दम पर 2072 के जादुई आंकड़े को हासिल नहीं कर पाई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हमने भारत के आम चुनाव के नतीजे पर गौर किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा में राजग की जीत पर बधाई देते हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में भारत के आम चुनाव के नतीजे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि भारत के साथ सुदृढ़ और स्थिर संबंध दोनों देशों के हितों के अनुकूल हैं तथा क्षेत्र और उससे बाहर भी शांति और विकास के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों एवं उनकी जनता के मौलिक हितों के वास्ते भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। साल 2020 में पैंगोंग त्सो लीग क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।